बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनस्ताईन। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। आप लोग दोबारा मैं कहूँगा, आज हमने कोशिश की कि टाइम से आपको इतला दी जाए। आज बजट पे उमर अयूब साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पे जिस तरीके से रोशनी डाल के इनकी निजस हुकूमत की नऊसत के इस डॉक्यूमेंट को जिस तरीके से अवाम के सामने रखा है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी डायसेक्शन शायद कोई और नहीं कर सकता था। तो उमर अयूब साहब आज उसके ऊपर वो जो पहलू हैं उनमें से कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मुबीन आरिफ जट साहब हैं, हमारे साथ उसामा मेला साहब हैं। मैं आज बजट पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मुख्तसरन बात करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसराइल के ईरान पे हमले की शदीद मजम्मत करती है। इसराइल का ईरान पे किया जाने वाला ये हमला बेसिकली पूरी मुस्लिम दुनिया पे हमला तस्वुर होना चाहिए। इसराइल की ऑलरेडी गाज़ा में और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कमिट की हुई जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो सारी दुनिया के सामने, उस पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। उसके बाद ये जो हमला है ये इस खित्ते के अंदर पूरे खित्ते के अमन को डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ है। इस पर हमारे कायद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा बड़ा वाज़े रहा है कि इसराइल के जितने भी मज़ालिम जबर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। हम इस हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं और इसमें हम अपना ऑफिशियल वर्शन जो है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। थैंक यू जी। मैं उमर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पर बात। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शेख साहब। सबसे पहले आपने भी रीइटरेट किया, मैं फिर एक बार रीइटरेट कर लेता हूँ। बिल्कुल यही कि हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कि इसराइल ने जो हमला किया है ईरान पे ये दहशतगर्दी है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं स्ट्रॉन्गर वर्ड्स में। और हमारी डिमांड थी रेजोल्यूशन में भी, जॉइंट रेजोल्यूशन थी कि इमीडिएट OIC की कॉन्फ्रेंस और जितने इस्लामी मुल्क हैं वो मुतहद होकर इसकी मज़ामत करें और आगे इससे बढ़ें। नंबर एक। नंबर दो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बुलाना चाहिए, इमीडिएट बुलाना चाहिए और ईरान के साथ सारे मुसलमान ममालिक शाना बशाना खड़े हों इस उनके ज़रूरत की घड़ी में। दूसरी अहम चीज़ ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज बजट की स्पीच हुई और बदकिस्मती से खौफ था मेरा ख्याल है हुकूमत पे, उसका मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ का खौफ था। पर जितने सिस्टम थे, साउंड सिस्टम असम्बली के अंदर, वो सारे के सारे ब्लॉक। वाईफाई सिस्टम असम्बली का मेरी स्पीच के दौरानिए के लिए ब्लॉक्ड। जुम्मे की नमाज हुई, उससे पहले भी मैंने स्पीकर को आगाह किया, स्पीकर ने एक्शन नहीं लिया। जुम्मे की नमाज के बाद हमारे चीफ विप साहब गए और स्पीकर ने कमिट किया कि जी मैं ये खुलवाता हूँ, नहीं होना चाहिए, वो कि सेनेट की ट्रांसमिशन जा रही थी। फिर भी उन्होंने नहीं किया, सिर्फ मेरा ख्याल आखिरी घंटा या आधा घंटा उन्होंने किया। तो जो भी ये हाजूज माजूज वहाँ पे बैठे हुए हैं उसको मैं कंडेम करता हूँ कि वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को उन्होंने तबाह बर्बाद की है। और ये अलामत है कि पाकिस्तान में ना आइन है, ना कानून है, न किसी चीज़ को अलाउ करते हैं, न डेमोक्रेसी है, न इज़हार राय है। और जब ये चीज़ें नहीं होती है तो मुल्क में क्या तरक्की होनी है और क्या इन्वेस्टमेंट आनी। दूसरी अहम बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर बार बार वो बात करता है कि मुल्क में स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, इकॉनमी की स्टेबलाइजेशन। अच्छा लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का। और ख़वातीनो ज़ात, स्टेबलाइजेशन और ये चीज़ें इकॉनमी में जब आती हैं, मतलब इकॉनमी जब बढ़ रही होती है या बेहतरी की तरफ जाती है तो अच्छा लगता है कि स्टेबल तरीके से जाए। पर जिस वक्त ये कहते हैं जी कि हम लोग ग्रोथ भी नहीं अलाउ करेंगे, और इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन तो फिर आपके कब्रिस्तान में होती है। तो इस रिजीम ने पाकिस्तान की मईशत को खंडरात में तब्दील कर दिया है। और मोटी मोटी बात बताता हूँ, टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाता, वो हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर किया और बाकी जगहों में भी हमने कवर किया है। सबसे अहम बात यह है कि आपका इस वक्त जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग चले गए वो तकरीबन आपके 12 करोड़ लोग
लोगों के करीब, और तकरीबन आपका 45% पॉपुलेशन गुर्बत के नीचे चली गई है। आपके बेरोज़गारी की शरह आपकी 22% से ज़्यादा ही है, और तकरीबन 2 करोड़ लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। और उसमें या आप यूथ देखें, नौजवान 15 से 22 साल के लोग, तो तकरीबन वो 62 लाख लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, और उसकी शरह 29% बनती है बेरोज़गारी की। ये हालात हैं। सोने पे सुहागा कि आपकी कुव्वत ख़रीद जो है वो बुरी तरह मुतासर हो गई है, और आपका तकरीबन जो कुव्वत ख़रीद है वो 58% कम हो गई है। यानी कि जो शख्स 22 अप्रैल तक 2022 10 अप्रैल तक वो या कमा रहा था 1 लाख रुपए, तो वो आज तकरीबन 45-46 लाख रुपए उसका बनता है। इसके साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि ये PDM 1 हुकूमती शहबाज शरीफ की पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जब आई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उसके बाद जो उसकी एक्सटेंशन हुकूमत थी वो PDM 2 उसको मैं कहता हूँ, और PDM 3 अभी ये इंस्टॉल्ड रिजीम जो है ये PDM 3 है। ख़वातीन और हज़रात, इन्होंने जो हम सब पे टैक्स आयद किया है वो 42.5 ट्रिलियन रुपीज़ है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 42.5 ट्रिलियन, ट्रिलियन को क्या होगा आपका खरब, आपका खरब है। और ये आपका बन गया तकरीबन 42,500 बिलियन रुपीस। ये इन्होंने टैक्स आयद किया है इन 3-3.5 सालों पे। इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये PDL के अलावा मैं फिगर बता रहा हूँ। और इस पे डायरेक्ट टैक्सेशन में सैलरीड जो लोग हैं, हमारे मेहनतकश जो मुलाजम पेशा हैं, उनकी तनख्वाहों पे इन्होंने डायरेक्ट टैक्स किया, बाकी जगहों पे नहीं किया। और ये भी मैं कहता चलूँ कि इन 3 सालों में ये जो इनडायरेक्ट टैक्स इस फैशिस्ट रजीम ने इकट्ठा किया है, ये पाकिस्तान में 14 सालों में इतना नहीं हुआ जितना इन्होंने 3 सालों में इनडायरेक्टली लोगों का गला घुटा है, घोट के रख दिया। यही वजह है कि इस वक्त कारोबार बंद है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोर्ट की फिगर्स, ये इनके अपनी इकोनॉमिक सर्वे है, तो इस पर एक्सपोर्ट है जनाब 27.3 अरब डॉलर, और इम्पोर्ट्स तकरीबन 48.6। अभी एक्सपोर्ट्स जो हैं आपकी वो स्टैगनेंट है, ना वो बढ़ रही हैं ना कम हो रही हैं, वो तकरीबन बराबर जा रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से मेरे दोनों साथी फाइनेंस कमेटी में भी हमारे साथ हैं, डे 1 से मैं पूछ रहा हूँ आपने जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपने कहा था कि मैं इकॉनमी को हम लोग कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप बता दें कि वो पैमाने क्या हैं जिसके तहत हम लोग इसको नापेंगे। अभी तक उनका जवाब नहीं आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ना ही आएगा। फिर आप आते हैं जनाबे वाला कि यहाँ पे आप ये बजट डॉक्यूमेंट में कि आपका ये मईशत बढ़ेगी कैसे। पिछले साल का बजट डॉक्यूमेंट आप देखें तो तकरीबन आपकी जो खसारा था आपका पिछले साल, वो खसारा इन्होंने पूरा किया तकरीबन 92-93% इन्होंने बैंकिंग से बोरोइंग करके मुकामी बैंकों से की। ख़वातीन और हज़रात, इस साल खसारे की जो शरह है वो 6,501 अरब रुपए है, और 6,309 अरब रुपया ये बैंक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा यहाँ पे प्रेस टॉक का मकसद जो है वो हर रोज़ हम कभी एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, कभी बजट पे बात कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पे हमने बात की। आज ट्रेड जो है वो हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, आज हमने उस पर बात करनी है। टॉपिक पे ही रहेंगे, टॉपिक से इधर उधर कोशिश करेंगे ना जाएं। बड़ी बातें डिटेल में बाकी साथियों ने भी कर दी। देखिए, पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो तकरीबन डेफिसिट में है, और अच्छा खासा डेफिसिट है। इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और एक्सपोर्ट्स का फिगर स्टैटिक है, जैसे उमर अयूब साहब ने भी आप लोगों को बताया। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें हम उन भाइयों का, उन बच्चों का जो पाकिस्तान से बाहर जाके कमा के पैसे भेज रहे हैं। गए तो इनके शर से बाहर हैं,
इनकी परेशानियों से, इनके दुखों से, इस हुकूमत की तकलीफ़ों से बाहर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी रहम कर रहा है। उन बेचारों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर रहम कर रहा है। वो जो पैसे भेजते हैं उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कोई इन्होंने कमी नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। इतने इन्होंने अदारे बना दिए हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर इनका इदारा, इनकी अथॉरिटी, इनका कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है। पाकिस्तान की इन्होंने लाइव स्टॉक की 63% जो है वो इन्होंने एग्रीगेट जो एग्रीकल्चर का था उसके अंदर वेटेज जो दिखाई, इन्होंने कहा ये लाइव स्टॉक की ग्रोथ है, और लाइव स्टॉक जो है वो 63% हिस्सा है एग्रीकल्चर का। अब आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर ये लाइव स्टॉक के अंदर, लाइव स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर गोश्त वाले जानवर भी हैं, दूध वाले जानवर भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, शहद भी, एनिमल प्रोडक्ट्स इसके अंदर तकरीबन सारी लाइफ स्टॉक के अंदर आ जाती हैं। पाकिस्तान के पास आधी से ज़्यादा दुनिया के अंदर अपने लाइफ स्टॉक या एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ही नहीं है। ये इजाज़त मैंने, आपने या किसी कारोबारी इदारे ने इंडिविजुअली नहीं लेनी होती। ये पाकिस्तान का एक इदारा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इदारा है। उसने एफिलिएशन करनी होती है बाहर के मुल्कों के जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे यूके के अंदर डेफरा है, यूरोप के अंदर भी कोई होगा, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोई होगा, हर जगह चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ गोश्त अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ मिडल ईस्ट की हद तक, या मे भी 2-3 मुल्कों के अंदर। और पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं वो इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स कहीं पे भी नहीं जा रही। और आप खुद देख लें कि इसका लाइफ स्टॉक का कितना बड़ा हिस्सा इन्होंने जीडीपी के अंदर दिखा दिया। ये किसकी नायली है? ये ट्रेड जो है ये प्रमोट करने के हक में ही नहीं है। ये लोग ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की ट्रेड फले फूले। ये दूसरे तरीक़ों से तरला करके, मिन्नत करके, गोडे फड़ के सऊदी आते, दुबई वाले आते, पैसे लैन दे इन्हों आदत बनी हुई है। इन्हों आदत ही नहीं कि असी अपनी तजारत करके सुन्नत तरीके से अमल करके जोड़ा है वो कोई पैसे कमाइए तो पाकिस्तान को अगे लैके जाइए। उसके अंदर सबसे उसके बाद दूसरी बात हम देखें, PSQCA फ्लॉप है। 3-3 हज़ार रुपये का किलो जो बीफ का प्राइस है यूके के अंदर, और यहाँ पे दूसरे मुल्कों के अंदर जिधर हम बीफ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम उधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिधर 1600-1700 रुपये किलो बीफ का प्राइस है। वैल्यू ऐड अगर आपने करनी है तो उन मुल्कों के अंदर आप इजाज़त लें उधर में। और फिर कहते हैं ये फुट एंड माउथ डिजीज़ की वजह से हमें इजाज़त नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं, हमारा चोलिस्तान और थर तक जो इलाका है वो फुट एंड माउथ डिजीज़ से फ्री है। उनके ऊपर इन्होंने काम ही नहीं किया। अगर काम करें तो वो सारे को डिक्लेयर करवाएं जो फुट माउथ फ्री जो है वो डिजीज़ फ्री, तो ये आराम से एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन में आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। ये जितनी हमारी खाने पीने की अशिया, ऑयल, वीट या कोई इस तरह की चीज़ें उनके रिलेटेड जो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में या एक्सपोर्ट होती हैं, राइस भी उनके अंदर आ जाते हैं, उनकी फ्यूमिगेशन होती है जी। आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज से 3-4 महीने पहले तक तो ये था कि टोटल 4 कंपनियां रजिस्टर्ड थी जो फ्यूमिगेशन कर सकती थी, जिनके पास फ्यूमिगेशन करने का लाइसेंस था, और वो चारों कंपनियां एक ही एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड थी, और वो कंपनियां अरबों रुपया महीने का कमाती थी। और एक एक वेसल जो इस तरह की चीज़ों का पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है उसका बिल 30, 40, 50, 60, 70 करोड़ तक एक वेसल का फ्यूमिगेशन का बिल बनता है। और मज़े की बात, एक नेशनल फूड जो हमारा डिपार्टमेंट है, फूड सिक्योरिटी वाली मिनिस्ट्री है, उसका एक डायरेक्टर लेवल का बंदा, उसने बाहर के मुल्कों को ख़त लिखे, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ख़त लिखे और ख़त लिख के कहा कि हम आपके मुल्क से जो चीज़ पाकिस्तान आएगी हम उसकी फ्यूमिगेशन करेंगे, चाहे आप लोगों ने फ्यूमिगेशन करके भेजी हो पाकिस्तान जब आपने एक्सपोर्ट्स की थी। और इस खत लिखने का ना नॉलेज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, ना नॉलेज है उस महकमे के सेक्रेटरी को। तो अब यहाँ तक बदमाशी देख लें कि उसने खत लिखा और वो 4 कंपनियों को, फ्यूमिगेशन वालियों को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया अरबों रुपयों का, कोई 1-2 अरब का नहीं, अरबों रुपयों का फ़ायदा पहुँचाया।
और पाकिस्तान से चावल वाले जो लोग हैं, जो राइस की बड़ी मेजर एक्सपोर्ट्स है, तकरीबन 2-3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट से पहले ज़्यादा थी, अभी कम हुई है, वो इसी वजह से फ्यूमिगेशन की वजह से। कई मुल्क फ्यूमिगेशन डिमांड ही नहीं करते, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी वाला अदारा कहता है कि हमने उतनी देर तक आपका कंटेनर एक्सपोर्ट ही नहीं होने देना जितनी देर तक फ्यूमिगेशन नहीं करवाते। अगर इस तरह के आप अदारे बनाएंगे जो लोगों के साथ ज्यादतियाँ करेंगे पैसे बनाने के लिए और रुकावटें डालेंगे तजारत के अंदर, ट्रेड के अंदर, तो फिर कैसे आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ सकती है। ये सिर्फ इनके पास जो है वो रिश्वत के इन्होंने बाजार गर्म किए हुए हैं। ये चाहते ही नहीं है पाकिस्तान से ट्रेड हो, चाहते ही नहीं है पाकिस्तान तरक्की करे। और यकीन माने ये जो इन्फ्लेशन इन्होंने कंट्रोल की हुई है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल इन्होंने ज़बरदस्ती की हुई है। ये इन्हीं तरीक़ों से इंपोर्ट के ऊपर एम्बार्गोज लगाए हुए हैं, फ्यूमिगेशन की फॉर्म में, PSQCA की नाहली की फॉर्म में, LCs के बैकलैग हैं आज भी साल से लगातार होते हुए देख रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर हो। मैं बहुत मुख्तसरन 3-4 जो इस बजट में ये अवाम दुश्मन काम करने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला रोज़ ये सिलसिला जारी रखेंगे, हर रोज़ हम इनको एक्सपोज करेंगे। इन्होंने इसी बात को का तसलसल जारी रखते हुए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगले साल इन्होंने हमें कहा है कि हम इसको 4% पे बढ़ाएंगे, जो इस साल माइनस में गई है, पिछले 3 साल से माइनस में जा रही है। उनके लिए कोई मेजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज FBR वाले फरमाते हैं कि उनको हमने 0.5% का सुपर टैक्स का रिलीफ दे दिया। हमने जब हैरान हो के उनसे पूछा कि यार कोई तो उनको रिलीफ दे दे। 3 साल से वो सबसे बड़ा हमारा एम्प्लॉयर है स्किल्ड लेबर का, 3 साल से वो डिक्लाइन में जा रहे हैं। तो वो कहते हैं सर अभी हमने इशारा कर दिया है, हम भी मानते हैं कि ये कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन 0.5% से हमने उनको इशारा किया है। हमने कहा ऐसे इशारे आप अपने पास रखें और ऐसे गंदे इशारे जो हैं वो आप ना ही करें तो बेहतर है। हमने स्मगलिंग पे आज FBR वालों से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि चागाई बॉर्डर जो है बलूचिस्तान का जो अफगानिस्तान और ईरान दोनों को बॉर्डर करता है, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग वहाँ पर हो रही है, क्योंकि तो एक ज़िले का बॉर्डर है। चले थोड़ा लंबा होगा बाकियों से, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने जी आगे हमें बड़ी कहानी सुनाई, यहाँ पे नाका है, यहाँ पे चौक पॉइंट है, ऐसे होता है, इस तरह निकलते हैं। साथ उन्होंने हमें एक मशीन की तस्वीर दिखा दी कि अब ये मशीन आ रही है तो ये वहाँ पड़ी होगी हमारे नाकों पे। तो देखो यार 18 व्हीलर तेल का ट्राला, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खजाना बारहा कह रहे हैं कि 18 व्हीलर ट्राला वो कौन सी आंखें हैं कस्टम्स एजेंटों की जिनके सामने से गुजर जाता है, या वो कौन सी पुल है उस पसमानदा सूबे में जो इनको लेके जा सकती है। ये सरासर बदनीति है और ये अवाम के ऊपर 500 अरब रुपए का डाका है। ये पेट्रोल की कीमत नहीं है, पेट्रोल की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। 500 अरब रुपया सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अगर उस पर इकट्ठी की जाए, तो ये इकट्ठा कर सकते हैं, आपको ये बेनज़ीर इनकम पे खर्च कर सकते हैं, सैलरीड क्लास को रिलीफ दे सकते हैं, किसानों पे खर्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च कर सकते हैं, यूथ पे खर्च कर सकते हैं। नहीं, देखें 72,244 ट्रेला बनता है, 72,244 ट्राला बनता है सर। ये 1 साल का है, ये 1 साल का। सर महीने कितने बन गए? 18 व्हीलर। देखिए हम जो है ना इनके, 6,000 और जो इन्होंने हमारा हर सैलरी उस मशीन ने इन्होंने वेखना है जेडे कस्टम्स एजेंट दी अखां दे सामने गुजर जांदियां ने ना, उनको उनकी नज़र चेक करानी चाहिए। हम तो इतने ही मैक्सिमम कहेंगे। देखिए जी, इन्होंने आज हमें एक मेजर बताया कि एक बंदा अगर किराए से कुछ कमा रहा है, उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, इनको पता नहीं है ना। एक 17वें ग्रेड के रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होने पे ये MNA बने हुए हैं।
इनको क्या पता कि गली में क्या है, इनको क्या पता मोहल्ले में क्या है, इनको क्या पता छोटे शहरों में क्या है। देखिए, ये जो बात है कि मईशत को अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत ही सिर्फ चला सकती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ये अवाम के मसाइल लेके आते हैं। इन्होंने 4% का टैक्स लगा दिया है कमर्शियल रेंटल इनकम के ऊपर। तो हमने आज उनसे गुजारिश की कि सर, मैंने कोट मोमन में पता किया, खान साहब को कहा इन्होंने हरीपुर में पता किया, शेख साहब को कहा इन्होंने जंग में पता किया, उन्होंने गुजरांवाला में पता किया, तो कहीं पर भी 1-1.5-2% छोटे शहरों की बात हो रही, छोटे शहरों की बात हो रही, 1-1.5-2% से ऊपर किसी को अपने किसी कमर्शियल दुकान, मरले की पौने मरले की दुकानें होती हैं, दादा छोड़ गया, परदादा छोड़ गया, वालिद छोड़ गया, उसका किराया खा रहे हैं। ठीक, 4%। उन्होंने कहा हम यही समझेंगे कि आपको इसकी जो वैल्यू है वो भी हम तयन करेंगे। हमने कह दिया करोड़ रुपए की, हम कहेंगे कि आपको इसका साल का 4% जो है किराया आ रहा है, उसके हिसाब से हमें टैक्स जमा कराएं। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, और फिर दूसरा सवाल आपसे होगा कि क्या मुज़ाकरात के रास्ता अभी भी बंद है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है पानी पी के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर लेते हैं, चाहते हैं, बात कर इसका लेते भी जवाब। टिक्का खान साहब, आपने एहसन इकबाल की बात की है। अमूमन वो हार्वर्ड की टाई या कोई और करके और किताब शिताब अपनी लेके बड़ा फलसफाना वो लुक देने की कोशिश करता लिख होता दे है। इंजीनियर ने अपने नाल वैसे। और दूसरी अहम बात ये कि उसकी मिनिस्ट्री, सबसे चीज़ ये ना जी कि उसके मैनेजमेंट स्किल्स देखे जाए तो अपनी मिनिस्ट्री के देखे जाए। तो जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का। आपको खुद मालूम है कि आज तक तकरीबन 41% सिर्फ और सिर्फ वो इस्तेमाल हुआ है। और कल जिस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस से मैंने बात की, मेरे साथ उसामा साहब भी थे, मुबीन साहब भी, तो आगे से वो कहते हैं जी कि बस चौथी सेमाई में हमने आगे डिस्बर्समेंट कर दी। मैंने कहा कौन सा स्टीरॉयड के डबल या ट्रिपल टीके आप लोगों ने लगाए हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। फिर एहसन इकबाल की अपनी मिनिस्ट्री, उसका बजट, हर एक मिनिस्ट्री का अपना PSDP भी होता है, उसका था 19 अरब रुपए, उस पर से सिर्फ 20% खर्च हुआ है। ये तो उसके खिलाफ इंडाइटमेंट है कि सिर्फ सूट टाई पहन के और मतलब वो करके तो अपने आप को आप नहीं कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से उसने बात की है और PTI के हवाले से मुझे बता दें उसके ख़ानदान के कितने साहिबान ने वर्दी पहन के तो इस धरती की हिफाजत या कुर्बानी दी है, बता देना मुझे। मैं तो अपना बता सकता हूँ, 5 नस्लें हैं, एग्जैक्ट डेट भी बता सकता हूँ, और वो है 10 मई 1887। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सर्व कर रहे हैं फ़ज़ाइया में और आपके आर्मी में। नंबर 1 उसने कितना किया या उसके ख़ानदान में से, नंबर 1। और एहसन इकबाल के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो क्या कहते हैं कौन सी अथॉरिटी, एक्रेडिटेशन अथॉरिटी, कि वो किसी की मुहिब वतनी पे करे। आज स्पीच में भी मैंने कहा है मुहिब वतन शख्स है जो अडयाला जेल में, जिसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान, और उन्होंने हम सारों को डायरेक्ट किया ट्वीट का कि मुत्तहिद हो जाए, और हम लोग हुए। और मैंने वो वीडियो क्लिप का हवाला भी दिया, जब हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर ज़म किया कश्मीर को और उनके लॉज ख़त्म किए, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने स्पीच शुरू की, तो उस वक्त की अपोजिशन जिसको शहबाज शरीफ हेड कर रहा था, उन्होंने शोर व गुल शुरू किया, इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं किया। और यहाँ पे हमारी अपोजिशन ने अपने लीडर के कॉल के ऊपर मुत्तहिद होकर सीसा पिलाई दीवार की तरह हम लोग खड़े हुए। दूसरी आपने बात की वाशिंगटन के मुजाहरे के बारे में। एक बैंक होता है बी बैंक, पाकिस्तान में भी है, बी बैंक बरतानिया में भी है, न्यूयॉर्क में है, वो अपनी मर्जी करते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, कईयों के पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप है, कईयों के पास नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी करनी। वो शेख वकास अकरम साहब या उमर अयूब या मुबीन जाट साहब या उसामा मेला साहब के कहने पे या सलमान अकरम राजा साहब के कहने पे या बैरिस्टर गौर साहब के कहने पे नहीं होंगे, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। एज सिंपल एज दैट। बहुत शुक्रिया।
देखिए, आपने टिक्का खान साहब जो सवाल मुझसे आप करना चाहते थे उससे पहले आपने एक लफ्ज़ सवाल किया इंडिया की प्रॉक्सी। नाउ इंडिया की प्रॉक्सी उन्होंने जो आपने उनका मेंशन किया, ऑब्वियसली आप समझदार आदमी हैं, आप क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? किसी की जुर्रत भी कैसे हो? ये जो लोग हैं जिनके हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बिजनेस फैमिली के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, जो इस बुचर ऑफ गुजरात को, इस बेगैरत कमीने मोदी को अपनी शादियों पे बुला के उसकी दी हुई गुलाबी पगड़ियां पहनते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इंडिया की प्रॉक्सी, इनकी जरूरत कैसे हो? इंडिया की प्रॉक्सी वो लोग हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये अहमदाबाद का वाकया हुआ है, जहाज़ वाला। लोगों ने अफसोस किया पूरी दुनिया में, मगर इनकी पार्टी के लीडर मियां नवाज शरीफ वाहिद आदमी हैं जिन्होंने मोदी से अफसोस का इजहार किया है। जिसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, ये मामे चाचा अलाउ न कटो बाहर। वो तो आप खुद तफ्तीश कर लें किसकी हैं वो 4 कंपनियां, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। और बाकी रहेगी अमेरिका की ट्रेड की बात। अमेरिका ने ये जो सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाया है, उसने अपने मुल्क के अंदर जो दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट हो रही है और उनका मुल्क जो दूसरे मुल्कों को वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला तय करके उन्होंने सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाया। जिस मुल्क के जो मुल्क अमेरिका को चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, आप ये समझ लें कि अमेरिका की जिधर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स अमेरिका की उधर से कम है, उधर टैरिफ कम है। और जिस मुल्क से अमेरिका की इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है अमेरिका की, उधर टैरिफ ज़्यादा है। अच्छा, चाइना जो था उसकी जिद में सबसे ज़्यादा आया। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात कर लें या किसी भी किस्म के, चले टैरिफ तो नॉर्मल है, उन्होंने चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो 60% तक जो है वो लग गया। इंडिया का 28% था, पाकिस्तान के ऊपर 29% था। बाद में जो उन्होंने 10 पॉइंट उसे डिक्रीज भी किया। अभी ये टैरिफ अमेरिका का फिक्स नहीं है, अमेरिका का टैरिफ फिक्स नहीं है। अगर हर साल ये फॉर्मूले के साथ रिवाइज होगा, अगर जो मुल्क अमेरिका से ज़्यादा अशिया इंपोर्ट करेगा उसका टैरिफ उतना डिक्रीज होता जाएगा। इसके अंदर सबसे मज़े की बात यह है कि टेक्सटाइल जो है सेक्टर, जो चाइना से अमेरिका चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, वो तकरीबन कोई 50-55 बिलियन डॉलर की जो थी वो मार्केट थी उसकी अमेरिका के अंदर। अच्छा, वो जब 60% टैरिफ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ना, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर सारे मुल्क सोच रहे थे कि हम इसके अंदर से अपना पोर्शन ले लें। इंडिया अपना सोच रहा था, पाकिस्तान अपना सोच रहा था। पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट एक्सपोर्ट्स टू यूएस है वो तकरीबन $4 बिलियन के राउंड अबाउट है। और पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो $7 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की। अगर पाकिस्तान अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उसके ऊपर भी प्रोडक्शन करे तो पाकिस्तान जो है वो $3 बिलियन मजीद जो है वो एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कर सकता है। और इसका दूसरा तरीका, एक्सपोर्ट्स तो तब करे ना जब पाकिस्तान के अंदर बिजली हमारे मैन्युफैक्चरर को सस्ती मिले इंडिया से या बांग्लादेश से या वियतनाम से, जब उसका कंपैरिजन हो तो फिर तो वो एक्सपोर्ट करे, वरना इन हालात के अंदर तो वो $3 बिलियन भी अचीव करना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, अमेरिका से जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो कॉटन है और आयरन एंड स्टील है जो मेजर इंपोर्ट्स है। वो अगर अपनी इंपोर्ट्स भी बढ़ाता है तो दूसरी साइड पे अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स जो करेगा उसके ऊपर टैरिफ रिड्यूस रेट होगा।